आज हम SN1 मैकेनिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, जिस तरह हमने SN2 में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने SN2 को डिटेल से पढ़ा। वो एक स्टेप मैकेनिज्म था। सेम स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और सेम स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाता है और दरमियान में एक हाई एनर्जी स्टेट बनती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो वो वीडियो आप देख लेना, वहाँ से आपको SN2 मैकेनिज्म का पता चल जाएगा। तो SN1 मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है? ये 2 स्टेप होता है। SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप होता है, ये 2 स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या होगा? डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा पहले स्टेप के अंदर। तो ये पहला स्टेप यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। इसमें से इस ग्रुप ने लीव करना है, हैलोजन ने लीव करना है। ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके साथ, लिविंग ग्रुप के साथ। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास चला गया। कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन का था, एक कार्बन का था इस बॉन्ड के अंदर। टूटने के बाद दोनों बॉन्ड किसके पास चले गए? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन ले गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। यानी पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है तो जो हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था वहाँ पे कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बन सकता? हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड जो हम लेते हैं, ये अल्काइल हैलाइड, सपोज अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन के बाद इसको अलग करें लिविंग ग्रुप को, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, इसमें फ़र्क ये है, ये होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये वाला जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये टर्शरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ किया है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, और अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है और जो भी चीज़ अनस्टेबल होगी वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर नहीं बन सकती। ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन, इसलिए ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है। यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ही ये वाला लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन नहीं बनता प्राइमरी, जो हमने SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा था। इसका एविडेंस भी है, वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे कि टर्शरी कार्बोकेटाइन वाकया ही बनता है, और यहाँ पे भी इसका भी एविडेंस है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। ये बातें अभी आपको समझ आ जाएंगी। फिर सेकेंड स्टेप के अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बन गया, ये स्लो स्टेप रिवर्सिबल होता है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे, तो ये रिवर्सिबल होता है, स्लो स्टेप होता है। इसी स्टेप को हम RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, टर्शरी अल्कोहल बनती है। तो ये 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, SN1 मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं। तो पहली तो प्रॉपर्टी ये होगी इसकी कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करके जाता है, सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन का चेंज आता है। कार्बन यहाँ पे थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट के अंदर कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 होगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी कि इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनती है वो 50% इन्वर्जन के साथ बनती है और 50% रिटेंशन के साथ बनती है। यही इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, यानी पहले कार्बोकेटाइन बनता है फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। देखो ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये प्लेनर कार्बोकेटाइन बनता है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल चांसेस है
इक्वल चांसेस हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है जिस साइड से लीविंग ग्रुप लीव करके गया है, या उसकी ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है। इक्वल चांसेस है, दोनों जगह से ओपन जगह पड़ी हुई है, जिधर से मर्जी ये अटैक कर सकता है। तो होता यूं है, जब दोनों साइड से इक्वल चांसेस हैं तो 50% इधर से अटैक होगा और 50% जो होगा वो इधर से अटैक होगा। तो अगर इधर से अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन, यहाँ पे CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड पे आके लगेगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, कार्बन, इधर CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस साइड पे आके लगेगा। ये दो प्रोडक्ट इक्वल बनेगी, 50% ये प्रोडक्ट बनेगी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का इक्वल अटैक होता है दोनों साइड से, और 50% ये प्रोडक्ट बनेगी। अब जो लीविंग ग्रुप है वो राइट हैंड साइड से लीव करके गया था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे लगा है, तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, यहाँ पे कन्फिग्रेशन की रिटेंशन हुई है, यानी जिस साइड से लीविंग ग्रुप लीव करके गया था उसी साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल लगा है। इसको कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी कन्फिग्रेशन उलट हो गई, जिस साइड से लीविंग ग्रुप लीव करके गया था उसकी ऑपोजिट साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल बनती हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि इस रिएक्शन के दौरान ये जो कार्बोकेटाइन है ये बनता है, इसके बनने के बाद फिर सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ पे हमने पढ़ा था SN2 के अंदर कि जो 100% अटैक है वो ऑपोजिट साइड से होता है। अगर यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनता होता तो बिल्कुल यही सिचुएशन होती कि दोनों साइड से इक्वल अटैक होता है, लेकिन SN2 के अंदर जो 100% अटैक होता है वो ऑपोजिट साइड से होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म के कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, और मैंने आपको बताया जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन के दौरान उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, अगर कहीं पर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो ये बहुत स्टेबल होता है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट के तौर पर, फिर जो सेकंड जो स्पीशी अटैक करने वाली होती है वो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस रिएक्शन की कि 100% इसमें इन्वर्जन रहती है और 100% इसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है। फिर नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलैरिटी की अगर बात करें हम, मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की, मॉलिक्यूलैरिटी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर या रेट इक्वेशन के अंदर कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर सॉरी, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का, तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 होगी, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रेट के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर है वो कितनी आई है, और वो हमें पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सपेरिमेंटली उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो रेट इक्वेशन इसकी कुछ यूं निकलती है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, जो रेट है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की सिंगल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पावर जो है ये 1 है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसका ये कितना आता है, ये 1 आता है। ये रेट इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है कि ये जो पावर है वो कितनी बनेगी अल्काइल हैलाइड की। जाहिर बात है स्लो स्टेप ये है तो रेट के अंदर यही स्टेप आएगा, लेकिन इसकी पावर कितनी बनेगी ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं कि इसकी पावर 1 बनती है तो ऑर्डर 1 होगा, अगर 2 बनती होती पावर तो इसका ऑर्डर 2 होना था। जितने भी टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं, टर्शरी हैलाइड जो है जब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं तो वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म को। प्राइमरी का मैंने आपको बताया वो SN2 को फॉलो करते हैं, SN2 को, और जो टर्शरी हैलाइड है वो SN1 को फॉलो करते हैं। बात रहेगी सेकेंडरी हैलाइड्स की, तो जो सेकेंडरी हैलाइड्स होते हैं ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कंडीशंस क्या अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सॉल्वेंट अप्लाई कर रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस किस्म का हम यूज़ कर रहे हैं। यूजली अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, जो न्यूक्लियोफाइल है अगर स्ट्रॉन्ग हो तो फिर होता है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा वीक हो, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, तो फिर यूजली
प्रेफर होता है SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो कार्बोकेटाइन बनने के लिए रूम मिल जाएगा, इतना इजीली इतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो फौरन अटैक कर देगा, फिर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा सेकेंडरी हैलाइड्स के अंदर। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो फिर कार्बोकेटाइन बन सकता है और कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर इसके ऊपर अटैक होगा, फिर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं, ये सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता होता है कि हम कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी SN1 मैकेनिज्म के बारे में कि SN1 और SN2 में क्या फ़र्क है, यहाँ पे क्यों कार्बोकेटाइन बनता है SN1 के अंदर और SN2 के अंदर कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनता। स्टेबिलिटी आपने याद रखनी है, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर आता है सेकेंडरी और फिर आता है प्राइमरी। क्योंकि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसलिए ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे बन जाता है यहाँ पे पहले स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहाँ से हमें ये पता चलता है कि वाकई कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है वो 50% इन्वर्जन वाली बनती है और 50% रिटेंशन वाली बनती है। इसका मतलब है दोनों साइड से इक्वल अटैक होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल अटैक होता है। मॉलिक्यूलरिटी 1, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है अल्काइल हैलाइड का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है, ये हमें रेट इक्वेशन से पता चलता है कि इसकी पावर कितनी है। फिर इसके बाद जितने भी टर्शरी हैलाइड है वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। सेकेंडरी हैलाइड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे या SN1 मैकेनिज्म। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है SN1 और SN2 मैकेनिज्म में। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।